हेलो वेलकम बैक फ्यूचर इंजीनियर्स टू डियर आईटी फाइटर्स। यार आज बात करने वाले हैं हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। एक्चुअली उसमें दो तीन कॉन्सेप्ट हम जल्दी से इसको कवर कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। उन पे डिपेंडेंट अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको सॉल्व करके डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है। तो यार प्रिज्म की बात करेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे और लिटिल बिट एक कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे जल्दी से हम, रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सर्फेसेस एज वेल। ओके, प्रिज्म और से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे जल्दी से हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, कंसेप्ट बस पता होना चाहिए। वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट को किस टाइप से होता है, बाकी तो इसके स्टैंडर्ड जो फॉर्मूलाज है उनको आप यूज करेंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन नहीं है। बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है रिफ्लेक्शन का तो फिर पंगा ही नहीं होएगा बॉस, ठीक है। तो यार क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो प्रिज्म को जल्दी से मैं बता देता हूं कि जो भी आपकी यहाँ पे पिरामिडिकल जो शेप होती है उसी किस तरीके से आप डिजाइन करते हो। तो भाई लेट्स सी, ये एक सरफेस दिया है मेरे पास S1 और एक दूसरा सरफेस मेरे पास दिया है, दिस इज योर सरफेस S2। तो प्रिज्म बनाने का मतलब होता है, वो बोलता है कि दो नॉन पैरेलल ट्रांसपेरेंट सरफेस होनी चाहिए और नॉन पैरेलल ट्रांसपेरेंट सरफेस समथिंग लाइक दैट। मेरे दो हाथ है, अगर मैं इनको ऐसे करूं ट्रांसपेरेंट हो ये और नॉन पैरेलल हो गए, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इनके बीच में जो एंगल बनेगा इसी को बोलेगा एंगल ऑफ प्रिज्म। सिंपल लॉजिक इज दैट। यानी प्रिज्म को बनाने के लिए वी नीड टू ट्रांसपेरेंट नॉन पैरेलल सरफेसेस, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो यहां पे कर रहे हैं, इन्हीं पे बनेगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यार अगर ये एक सरफेस है तो लाइट, देखो अगर ये एक सरफेस है, एक कंडीशन और इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी बेसलाइन आप मान सकते हो, ठीक है। अब अगर लाइट S1 पे टकराएगी तो S2 से बाहर निकलनी चाहिए। वही दो सरफेस हम लेते हैं जिससे लाइट टकराती है और जिससे बाहर इमर्ज आउट होती है। लेट्स सी इससे बाहर निकल रही है, समझ गया। सो ये है इंसिडेंट रे और ये है दोस्तों आपकी इमर्जेंट रे, ठीक है। दिस इज योर इमर्जेंट रे। बेसिकली बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं, क्या क्वेश्चंस बनाने वाले हम लोग, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, टेंशन नहीं है। उसके बाद जल्दी से फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है उन पे हम फोकस करने वाले हैं, बढ़िया से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यार एक चीज का आप बिल्कुल क्लियर ख्याल रखेंगे। तो अब आपको पता है अगर लाइट इधर का मीडियम, लेट्स सी मैंने मान लिया एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता है और ये जो है प्रिज्म ये किसी न किसी मटेरियल का बना होगा तो इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे डेफिनेटली होगा। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में एंटर करे तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप करो और कहां से आई कहां को गई, यानी स्नेल्स कॉन्सेप्ट यूज करो। ये लेट्स सी इसका नॉर्मल है और यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, लेट्स सी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, है ना, क्लियरली। अब यार आपको पता है कि ये एयर से अंदर जा रहा है, अंदर का मीडियम डेंसर है, तो भाई अगर ये दोनों मीडियम यहां का और अंदर का सेम है तो विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाएगी। मींस दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट रे। अगर मीडियम मतलब ये देखो ना, इधर का जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये वाला अगर ये सेम हो जाए तो ये बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी और सीधी चली जाएगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ये किसी से रुकेगी भी नहीं, ये बात ही नहीं मानेगी। लेकिन चूंकि ये लाइट सीधी नहीं जा पाएगी क्योंकि आप एयर से किसी डेंसर मीडियम म्यू में जा रहे हो, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। नॉर्मल नीचे को है तो सीधी ना जाएगी, थोड़ी सी ऐसे बेंड होगी, ऐसे जाएगी, फिर ये यहाँ पे टकराएगी, देख सकते हो आप। अब ये जो लाइट रे है जो प्रिज्म के अंदर है ये है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रही है यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल, दैट इज R1। लेट्स सी, अब आप देख सकते हो ये लाइट अंदर ही अंदर अब इस वाले सरफेस पे टकरा रही है S2 पे, S2 सरफेस पे। अब ये जब यहाँ पे टकराई तो इससे बाहर भी तो निकलेगी, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका नॉर्मल। आप चेक करें तो ये जो एंगल होगा इंसिडेंट, इसको हम R2 लिखते हैं, ठीक है। और जब ये लाइट बाहर निकलेगी तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, क्योंकि अब ये लाइट आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। अब ये लाइट अंदर से बाहर जा रही है और बाहर तो एयर ही है, तो रेयर में जा रही है, अवे हो जाएगी नॉर्मल से। यानी ये जो एंगल बनेगा ये ई लिखेंगे इसको, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस, यू कैन से एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। दिस इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस। बेसिकली यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। तो बेसिकली कांसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होने वाली है। हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम कर सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छी बात है। अब क्या करें सर, इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है डिराइव करते वक्त जो आपने किए होंगे, बस उन पे फोकस कर लेना, उनको याद कर लेना, उनको अप्लाई करना सीख लेना, ठीक है। ओके, पहला एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर, यू जस्ट मतलब मजा आ जाएगा अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहला कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो प्रिज्म से रिलेटेड होगा। एट फर्स्ट सरफेस जब लाइट एंटर करती है, इंसिडेंट रे जब एंटर करती है तो उस पे स्नेल्स लॉ यूज करो।
कंडीशन नंबर 1, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आपसे कोई बोले हाउ टू सॉल्व, है ना, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, हाउ टू एक्चुअली अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो भाई जब लाइट एंटर कर रही थी तो एक मीडियम को जब दूसरे में छोड़ के जा रही है तो उससे पूछ लो भाई कहां से आ रही है। वो बोलेगी एयर से। किसके साथ आ रही है? वो बोलेगी आई के साथ। कहां जा रही है भाई? म्यू में जाएगी। किसके साथ जाएगी? R1। एक ही इक्वेशन आपकी बहुत काम आने वाली है, हमेशा याद रखें। एंट्री पे हमेशा स्नेल कॉन्सेप्ट यूज करना ही करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है, नाम बहुत क्लियर होना चाहिए। R1 यहाँ रिफ्लेक्शन एंगल एट फर्स्ट सरफेस के लिए यूज किया गया, R2 इंसिडेंट एंगल एट सेकंड सरफेस के लिए यूज किया गया, E बाहर निकलते हुए यूज किया गया, और I तो इंसिडेंट एंगल है फर्स्ट सरफेस पे। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अब आपको। और A इसका रिफ्लेक्टिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म है। दिस इज योर प्रिज्म एंगल, दिस इज योर प्रिज्म एंगल, यू कैन से। ओके, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब और कौन कौन से एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है? अच्छा सर, जब वो बाहर निकलेगी तो यहाँ भी तो स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो देखो अब अंदर से आ रही है म्यू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल कितना है? R2। बाहर जाएगी तो कितना है? 1। कितने एंगल के साथ? E। ये सेकंड इक्वेशन आप याद रख सकते हो। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, इस तरीके से आप बात करेंगे तो मजा आ जाने वाला है। अब स्टैंडर्ड देखो ध्यान से, लाइट गई ऐसे थी लेकिन निकली ऐसे, समझना, लाइट गई ऐसे थी निकली आती। तो ये फाइनल रे है, फाइनल इमर्जेंट रे है। तो ऐसा लग रहा है कि पीछे से आ रही है। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये ओरिजिनल रे के साथ, जब ओरिजिनल डायरेक्शन में रे जा रही थी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया है। और अगर ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है लेकिन ये फाइनल इधर को जा रही है, तो आप देख सकते हो ये इतनी मुड़ गई, अपनी इस डायरेक्शन से इतनी मुड़ गई। ये जो गैप बन गया एंगुलर, इसी को बोलते हैं डेविएशन एंगल। दिस इज कॉल्ड एज डेविएशन एंगल, है ना। बस इतना समझा रहा हूं, बाकी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, उन्हीं पे फोकस करेंगे, बढ़िया से अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर डेविएशन एंगल। और जितने भी कंडीशन इसमें अप्लाई हो सकती है उन सब पे फोकस करेंगे अपने एग्जाम के क्वेश्चंस करने के लिए। अच्छा सर, मतलब डेविएशन का मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है, ये जो प्रिज्म है यहाँ पे, ये लाइट के डायरेक्शन को मोड़ रहा है, और वो कितने एंगल से मोड़ रहा है उसको डेविएशन एंगल कहते हैं। डेफिनेटली, ओके गाइस, डेफिनेटली, ठीक है। So how we can calculate this? सबसे पहला expression you have to remember, by geometry this deviation we can calculate, you just remember, आपको यहाँ पे कोई नीड नहीं है यूज करने की, इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जेंस एंगल, ठीक है, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं कौन कौन से एक्सप्रेशन आपके लिए जरूर। दूसरा, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये इस इंसिडेंट एंगल और इस रिफ्लेक्शन एंगल इंसिडेंट एंगल के सम के इक्वल होता है। ज्योमेट्री जब आप यूज करेंगे इसमें तो ये आएगा, ये दोनों रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाले हैं, ठीक है सर। ये रिलेशन आप याद रखें, ये रिलेशन आप याद रखें। इन तीनों से मैक्स क्वेश्चंस को यूज करके, इनका यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। कैसे बताऊंगा? अब जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो दो कंडीशन पे आते हैं। ये जो डेविएशन है, देखो ना यार, इस दुनिया में किसी को का भटकना कोई नहीं चाहेगा, मैं भटक जाऊं अपने रास्ते से। अगर भटकना भी हम चाहेंगे कम से कम डेविएट हो, कम से कम भटके। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो लाइट रे है जो ऐसे जा रही थी कम से कम मुड़े। तो दो कंडीशन यहाँ पे हम डेविएशन की यूज करते हैं दोस्तों, दो कंडीशन, ठीक है। एक हम बात करेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन, आप सबने पढ़ा है मिनिमम डेविएशन, हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरी कंडीशन आप यहां देखते हो, ये इसमें जस्ट एक रिलेशन याद रखना है आपने, कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, इस पे सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम, ठीक है। दूसरे देखेंगे मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। ये बाद में बात करने वाले हैं, पहले ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। सारे एक्सप्रेशन व्हाट यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यहां पे मैं लिखने वाला हूं। जब भी दोस्तों मिनिमम डेविएशन की बात करोगे ना, तो मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन डिराइव की गई है, प्रूफ की गई है, जैसे ही इंसिडेंट एंगल को आप चेंज करोगे, R1 चेंज होगा, उससे R2 चेंज होगा, उससे E चेंज होगा, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये सब आपस में रिलेट करते हैं। तो उसने बोला मिनिमम डेविएशन अगर करना है तो इंसिडेंस एंगल मस्ट बी इक्वल टू इमर्जेंस एंगल, और आप ये भी लिख सकते हो कि R1 मस्ट बी इक्वल टू R2। अगर ऐसा हो गया, अगर ये दो कंडीशन आपने अप्लाई की, मतलब इंसिडेंस एंगल वो ही रखा, इंसिडेंस एंगल जो भी रखा उस वही एंगल सेम अगर इमर्जेंस आपको मिलता है, तो इसको मिनिमम डेविएशन की एंगल का कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो इस कंडीशन में जो डेल है ना, ये डेल वो रिप्लेस होके डेल मिनिमम बन जाएगा।
फिर हम उसको मिनिमम रखेंगे, डेल नहीं बोलेंगे, केवल मिनिमम डेविएशन। तो चूंकि आई और ई इक्वल हो जाता है मिनिमम डेविएशन करने के लिए, तो यू कैन राइट 2i माइनस ए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन गाइस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। यहां से आप आई निकाल सकते हो, डेल मिनिमम ए इधर आएगा प्लस और बाय 2 यहां बचेगा इंसिडेंस एंगल। सो यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इंसिडेंस एंगल बताओ इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो भाई मिनिमम डेविएशन गिवन होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन नहीं गिवन होगा तो कुछ कंडीशनली कुछ सिचुएशन बना देगा। इस रिलेशन का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, गारंटेड। ओके, अब अगर आपसे पूछा कि आपने कैलकुलेट करना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन यहां पे जो अप्लाई की थी, म्यू ए तो 1 हो जाएगा। सो यू कैन राइट साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू इनटू साइन ऑफ व्हाट इज दिस R1। आप चेक करें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने अगर म्यू कैलकुलेट करना है तो यू नीड आई यहां से निकाल लेना, एंड यू नीड R1 यानी रिफ्लेक्शन एंगल एट द फर्स्ट सरफेस। ये कहां से निकालेंगे सर? ये आप यहां से निकालेंगे, क्योंकि मैंने बोला है मिनिमम डेविएशन कंडीशन पे R1 R2 सेम हो जाएंगे। इट मींस दैट अगर मैं यहां लिखूंगा A इक्वल टू R1 प्लस R2 की जगह भी R1, तो मैं लिख सकता हूं 2R1 इक्वल टू A, सो R1 कैन बी रिटन एज A/2। तो मैं वही बोल रहा था आपको, अगर A डायरेक्ट नहीं दे रखा है या R1 डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो A से यहां से आप निकाल सकते हैं, A गिवन होगा उसका हाफ, मिनिमम कंडीशन पे R1 आपको मिल जाएगा, वो यहां पे आप पुट करोगे, दैट इज A/2, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ म्यू डेफिनेटली। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप देख सकते हो किस तरीके से इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कंडीशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, वो कंडीशंस के बारे में बस आपने बातें करनी है, और इन पर डिपेंडेंट जो मिनिमम डेविएशन डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा या 2 क्वेश्चन हम कर लेंगे, बढ़िया से सीख लेंगे तो मजा आ जाएगा ना यार। अच्छा सर ये कहना चाह रहे हो? यस, तो यार एक पर्टिकुलर एंगल पे ही डेविएशन मिनिमम हो सकता है, और वो एंगल है जब इंसिडेंस एंगल एमर्जेंस एंगल के इक्वल हो जाएगा, या ये आपस में इक्वल होंगे। देखो R1 इक्वल टू R2, तो मिनिमम होगा उसके लेफ्ट में, उसके राइट में हो सकता है वो बढ़ रहा होगा और एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। तो अगर आपको याद हो, एक ग्राफ हम पढ़ते थे, अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं इंसिडेंस एंगल वर्सेस डेविएशन एंगल, तो एक कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको नजर आता था, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसे नजर आते, देखो ये बिल्कुल यहां से अगर स्टार्ट हुआ, लेट्स सी ये, तो यहां से चलते 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 सबसे मिनिमम यहाँ पे है, देखो इस डेल की वैल्यू सबसे मिनिमम है यहाँ, तो यानी यहाँ पे डेल की वैल्यू मिनिमम होगी, और इस कंडीशन पे ये जो एंगल होगा ये इमरजेंस एंगल के इक्वल होगा, इसके इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ आई होगा, यहाँ पे लेट्स सी कुछ I1 होगा, और यहाँ पे लेट्स सी कुछ I2 होगा, मतलब ये वो एंगल इंसिडेंस है जहां पे डेल मिनिमम मिलेगा। अदरवाइज इसके इधर देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यहां पे डेल आपको मैक्स मिलेगा, और ये मैक्स डेल हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दिस इज द ग्राफ हाउ यू कैन हैंडल इट प्रैक्टिकली। दिस इज प्रैक्टिकली ग्राफ, ये इसका कर्वेचर है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसको आप पैराबोला वगैरह कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक डेफिनेट कर्व है, बस एक कर्व है। ओके, ऐसे आप याद रखें। तो यार ये बहुत काम आने वाला है, ये कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और बहुत आसानी से अगर इतना भी यार बेसिक्स आप याद रखेंगे ना, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो उसमें एडिशनली हमसे पूछे जा सकते हैं। ओके यार, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है उस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन कराता हूँ, बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे, और आपने सारे कॉन्सेप्ट जो सीखे उनको अप्लाई कैसे करते हैं ये बढ़िया तरीके से सीख के जाना है। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन, आप जल्दी से रीड कर लो, बढ़िया तरीके से इसको फोड़ के आना है हमने, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक प्रिज्म है, और इसकी साइड PQ पे एक लाइट इंसिडेंट कर रही है अल्फा एंगल पे, और इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 है। तो वो बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ, एंगल ऑफ प्रिज्म थीटा की वैल्यू बताओ, अगर ये लाइट रे जब PR पे इंसिडेंट करेगी तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, TIR की कंडीशन में, TIR एट PR, ठीक है। थीटा की वैल्यू बतानी है, तो बढ़िया आराम से करते हैं, कोई टेंशन नहीं है यार, TIR हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब क्या होता है, ठीक है। तो प्रिज्म प्रॉपर्टी का यूज करो। तो देखो लाइट आ रही है इधर से, इस पे टकराई, तो सबसे पहला आपका काम होगा नॉर्मल को आगे एक्सटेंड करना, और लाइट को उसकी जो सिचुएशन है रिफ्लेक्शन, उनको रिप्रेजेंट करना। अब आपको क्लियर होना चाहिए, जब भी लाइट बाहर से आएगी, बाहर है एयर,
तो म्यू ए से जा रही है अंदर √2 है, तो टेंशन में जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, यानी ये ऐसे सीधी तो नहीं जा पाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, यानी ऐसे, तो फिर ये ऐसे जाएगी, समझ रहा। और ये आपका नॉर्मल है, तो ये जो एंगल होगा ये होगा आपका आर, रिफ्रैक्शन एंगल, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इसको नाम दूं R1, एनी प्रॉब्लम? नो वे। अब आपको पता है जब जब लाइट एक मीडियम को छोड़ के दूसरे में जाएगी, हमेशा स्नेल्स कॉन्सेप्ट लिखा करो, हैबिट करो ये चीज। तो कहां से आ रही है? बाहर से, 1 से, म्यू तो 1 होता है ना भाई, साइन ऑफ अल्फा के साथ कहां जा रही है? अंदर √2 में, कितना? साइन ऑफ R1 के साथ। और क्वेश्चन में ये भी बोला है उसने कि अल्फा की जो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो है 45, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, तो यहाँ पुट कर दो, हमारा तो मजे आ गए यार। तो दिस इज 45 इक्वल टू √2 साइन ऑफ R1, तो ये 45 आ गया, 1/√2 होता है, यहाँ पे भी √2 है, साइन ऑफ R1, तो नाउ यू कैन राइट साइन ऑफ R1 इक्वल टू √2 नीचे आएगा तो ये 2 बन जाएगा, 1/2 होता है साइन 30, तो R1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 30 डिग्री आ गई, यानी जो रिफ्रैक्शन एंगल है ये 30 डिग्री आ गया। बट हमें तो थीटा चाहिए ना, उसने बोला है आगे बढ़ो। ऐसा क्वेश्चन कब सॉल्व होगा सर? हमें पता कैसे चलेगा कहां तक सॉल्व करें? जब वो फाइनल कंडीशन तक ना पहुंचा दे। फाइनल कंडीशन बोला है कि पीआर साइड पे टीआईआर हो रहा है, मतलब ये लाइट जब यहां टकराएगी तो यहां नॉर्मल बनाओ पहले, और अगर यहां नॉर्मल बनाओगे तो टीआईआर होने के मतलब ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी, मतलब अगर मैं यहां ग्रेजिंग का कंडीशन लूं, क्रिटिकल कंडीशन, तो ये एंगल आपका 90 हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर देखो। और ये जो भी एंगल है, लेट्स सी R2 है ना, इंसिडेंट एंगल जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये R2 है, उस कंडीशन में ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल का काम करने वाला है, और ये आप यहाँ से निकाल सकते हो इस कंडीशन पे। स्नेल्स कॉन्सेप्ट का अगर आप यूज करोगे तो क्या बनेगा देखो, तो R2 कहां से जा रही है लाइट अब इस बाहर निकलने के लिए? अंदर से, यानी √2 से, किसके साथ? R2 के साथ, और बाहर जा रही है तो 1 है इंटू साइन ऑफ 90, तो यार √2 साइन ऑफ R2 कितना आ गया? 1, तो साइन ऑफ R2 आ गया 1/√2, और साइन में ये वैल्यू तो 45 की होती है, तो R2 आ गया 45, और R2 यार किसका काम करेगा? क्रिटिकल एंगल का, IC, क्रिटिकल एंगल लिख रहा हूं मैं IC को, इसका काम करेगा, यानी यही R2 भी है, समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो उसने बोला क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, वो जा ही नहीं पाएगी, TIR हो गया उसका, तो उसकी हेल्प से हमने R2 निकाल लिया, मजा आ गया। अब ध्यान से समझो, अब थीटा कैसे निकालो? थीटा निकालना चूंकि ये प्रिज्म एंगल है दोस्तों, ज्योमेट्री पे ही डिपेंड करेगा। अब क्लियर ज्योमेट्री आप यूज करोगे, यहाँ पे देखो कैसे, अगर आप क्लियर देखो ये वाला ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक, ये पूरा ट्रायंगल, ये ले लो, ये एंगल पता है बिल्कुल। अब इसका ये यहां से यहां तक एंगल कितना होगा? ये R1 है और ये 90 है, तो ये होगा 90 प्लस R1, दिख रहा है आपको। और हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो एंगल कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये है नॉर्मल, और नॉर्मल से इस सरफेस तक एंगल 90 है, 90 में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मिल जाएगा 90 माइनस R2, और इन तीनों का सम 90 प्लस R1, 90 माइनस R2 प्लस थीटा इक्वल टू 180 होता है। ये आप सबको पता है बचपन से। R2 क्रिटिकल एंगल आया हमारे पास 45, 90 प्लस R1 आया था 30 प्लस 90, और R2 कितना आया? दिस इज 45, दिस इज 45 प्लस थीटा इक्वल टू 180। क्लियर है दोस्तों? 90 90 कैंसिल हो गया, यहाँ थीटा 45, यहाँ -15 बचेगा, प्लस थीटा इक्वल टू 0, और ये बन गया थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। दिस मस्ट बी द एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस मस्ट बी द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी थीटा की वैल्यू आ गई। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बस कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मजा आ जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ओके यार, कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर लिया, और आई होप आपको मजा आया होगा कि किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करने हैं। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ी सी ज्योमेट्रिकली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फिर तो मजा आ जाएगा। कुछ और कंडीशंस की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, दैट इज द मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन एज वेल एज द सिल्वरिंग, द कांसेप्ट ऑफ सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म। ये भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं मेंस के एग्जाम में, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ओके गाइस, सो बढ़िया से देखते हैं। देखो हमने बेसिक फंडामेंटल देख लिया, वो बात कर रहा है ना कि हमने जो डेविएशन करना है वो मैक्स करना है। तो भाई पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। आप बस कंडीशन याद रखिए कि कंडीशन में क्या करने वाला हूँ। ये है आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म। अब उसने बोला ये जो मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन है ना, ये दो तरीके से पॉसिबल हो सकती है। आप देखो मैक्सिमम डेविएशन करना है, मतलब डेविएशन को आपने मैक्सिमम करना है, मतलब लाइट को ओरिजिनल डायरेक्शन से मैक्सिमम दूर डेविएट करना है थ्रू दिस प्रिज्म। तो ये दो तरीके से पॉसिबल है, ये ध्यान रखना। यहीं पे मैं बताता हूं, इफ इंसिडेंस एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, इसको बोलते हैं इंसिडेंस ग्रेजिंग। इंसिडेंस
ग्रेजिंग, ओके। अगर ऐसा हो जाए तो जो डेल है वो मैक्सिमम होगा, तो डेल को आप मैक्सिमम कह सकते हो। पहली कंडीशन मैं दोनों यहां बता रहा हूं, इन शॉर्ट आप देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, वो डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर वो बोलता है इफ इंसिडेंस एंगल की बात अगर नहीं कर रहा है, तो इंसिडेंस एंगल कहां पे, एट, अच्छा चलो आप समझ जाओगे, सरफेस 1 जब लाइट एंटर कर रही होगी, समझ गए होंगे आप, इस तरीके से जब लाइट एंटर कर रही होगी, तो उसने बोला कि ये जो एंगल था ये अगर ये 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री होगा तो ये लाइट ऐसे थोड़ी होगी, फिर ये लाइट आपकी ऐसे होगी, यानी अलोंग द सरफेस ऑफ द प्रिज्म ये इंसिडेंट रे ऐसे होगी, आप देखो, और ये एंगल बढ़ के 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस कंडीशन में लाइट रे ऐसे ग्रेज कर रही होगी, देखना आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। सो अगर ये नहीं होता तो बोलता है इमरजेंस एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, इसको बोलते हैं इमरजेंस ग्रेजिंग, ठीक है, इसको बोलेंगे आप लोग इमरजेंस ग्रेजिंग। ये दो कंडीशन आप याद रखें। अच्छा सर मतलब ऐसे यार, तो डेल मैक्स कितना आएगा याद करो, डेल का फॉर्मूला क्या होता था, डेल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था आई प्लस ई माइनस ए, तो डेल मैक्स क्या आ जाएगा, आई 90 ले लो प्लस ई माइनस ए, ये बन गया आपका मैक्सिमम डेविएशन, ये पूरा फॉर्मूला, आई की जगह 90 पुट करना है अपने। आप देख सकते हो लाइट अगर इसके अलोंग हो जाएगी सरफेस के, तो नॉर्मल के साथ ही एंगल 90 हो जाएगा, तो जो लाइट रे है ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, तो वो जिस भी एंगल पे अब अंदर जाएगी, ये जो एंगल यहाँ पे होगा R1 वो क्रिटिकल एंगल का काम करेगा, मैं C लिख रहा हूं यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल C, वो क्रिटिकल एंगल पे भी जाके रिफ्रैक्ट होगी। ध्यान रखना जब भी इंसिडेंट नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ग्रेजिंग का केस है ये, तो अगर ये केस होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, तो क्रिटिकल एंगल पे वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, अंदर को जाएगी, और उसका एंगल जो होगा वो C होगा, फिर वो यहां पे टकराएगी, और ये एंगल आपका R2 होता था, वो बाहर निकलेगी किसी एंगल E पे। बट मैं ये इंसिडेंस ग्रेजिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूं, इस कंडीशन में उसका जो डेविएशन होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पीछे एक्सटेंड करूंगा, तो इनिशियल डायरेक्शन देखो ये है रे की, और ये जब यहाँ एक्सटेंड होगा पीछे को ये रे, तो यहां से यहां तक ये डेल मैक्स होगा, इससे ज्यादा मैक्स नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली आप ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है, ये होगी ये वाली कंडीशन। अगर वो इमरजेंस की बात करेगा, 90 इमरजेंस होता है, तो डेल मैक्स को आप क्या लिखोगे, तो कुछ नहीं भाई, टेंशन नहीं लेने का, तो यहाँ पे जो आई ई है, आई सेम रहेगा, ये 90 हो जाएगा माइनस है, फॉर्मूला सेम सेम है, लेकिन जब कंडीशनली आप सॉल्व करोगे तो आपको मजा आ जाने वाला है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब अगर इसी की मैं बात करूं, इसी कंडीशन की मैं बात करूं, तो जब ये ग्रेजिंग इंसिडेंस हो रहा होगा, तो मैं यहां से बाहर से लाइट आ रही है एयर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए, तो म्यू ए इनटू कितने एंगल पे आ रही है 90, कहां जा रही है अंदर, अंदर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू किसके साथ रिफ्लेक्ट हो रही है R1, तो आप देख सकते हो ये भी 1 ये भी 1, तो 1 इक्वल टू म्यू इनटू साइन ऑफ R1 कितना हो गया, R1 की जगह आप C लिख सकते हो, एंड दिस इज योर क्रिटिकल एंगल, एंड सेम सिचुएशन आपके पास यहाँ पे मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज और बेहतरीन जो आपको याद रखनी है, नेक्स्ट कंडीशन, आपको पता है A जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है, दैट्स व्हाई यू कैन राइट A, तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, R1 किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, R1 हो गया क्रिटिकल एंगल, तो दिस इज C प्लस R2, नाउ यू कैन राइट R2 इक्वल टू A माइनस C, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब सेकंड सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो उसका जो रिफ्रैक्शन जो उसका इंसिडेंट एंगल है R2 वो A माइनस C के इक्वल आ रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत यूज होने वाला है, तो इसका आप याद रखेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, रिमेंबर इट, ओके। अब देखो उसने बोला अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो भाई ये होगा, अब देखो कंडीशन अप्लाई करो यहाँ पे, जब यहां पे अगर ऐसा हो जाए 90 हो जाए, तो ये कैसे, हाउ इट लुक लाइक, ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, आराम से देखेंगे आप, लाइट इधर से आई, अब ये नॉर्मली आएगी आई पे, क्योंकि अब हम इमरजेंस वाला ग्रेजिंग देख रहे हैं, यहां जाएगी, लेकिन जब ये इससे बाहर निकलना चाहेगी, तो आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं, ये यहाँ पे नॉर्मल है, और ये बाहर ना निकल के इसी के लॉन्ग हो जाएगी, ग्रेजिंग करेगी, और ये जो ई है देखो बढ़ के 90 हो जाएगा, क्लियरली आप देख सकते हो। तो इस
ये 90 कब होता था, याद करो, रिफ्रैक्शन एंगल जब लाइट बाहर निकलती थी एक मीडियम से दूसरे में, डेंसर से जा रही है यार, बाहर निकल रही है, इमर्जेंट रे है ये, तो यार अंदर से बाहर जा रही है, तो जो यहाँ इंसिडेंस एंगल इस बार होगा, यानी यहाँ R2 लेते थे और यहाँ पे R1, तो याद करो ये एंगल 90 होगा जब रिफ्लेक्शन कर रही है डेंसर टू रेयर, तो ये एंगल क्रिटिकल होगा, इंपॉर्टेंट, दिस इज द कंडीशन ऑफ TIR। सो हियर नाउ यू कैन राइट R2 यहाँ पे क्रिटिकल का काम करेगा, है ना, समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये इसी के अलोंग आ गई। अगर ये एंगल इफ R2 को C से ज्यादा बढ़ा दूं तो TIR हो जाएगा, फिर ये लाइट ऐसे ना जाके वापस आ जाएगी, समझ रहे हो, ये इसको पार ही नहीं कर पाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बताओ किस कंडीशन में प्रिज्म के अंदर एंटर करने वाली लाइट बाहर ही नहीं निकल पाएगी, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसको जो प्रिज्म है, तो इन दिस कंडीशन ये जो R2 है अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो भाई TIR होगा। इसकी एक बहुत स्टैंडर्ड कंडीशन आने वाली है, वो आपसे पूछी जा सकती है, वो आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, तो यार सर इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, और ये कंडीशन आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, R2 यहाँ पे C के इक्वल आ गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट सिचुएशन, ऐसे आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें याद क्या करेंगे भाई, ये हो गया मेरे पास रिलेशन हो गया, दोनों रिलेशन मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन डायरेक्ट किस तरीके से पूछा जाएगा वो मैं आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। ओके यार, तो ये कंडीशन देखो मैंने आपको बता दी है कि लाइट अगर ये इसका इस कंडीशन में, यानी ग्रेजिंग जो है, ये ग्रेजिंग जो बन रहा है यहाँ पे, इमरजेंस हो रहा है यहाँ पे कि लाइट भाई बाहर ना निकल के ग्रेज कर रही है, इसके अलोंग हो गया, E90 हो गया है, उस कंडीशन में अगर ये इंसिडेंस एंगल R2 में क्रिटिकल से ज्यादा कर दो तो TIR हो जाएगा और लाइट इसको पास नहीं कर पाएगी, क्रॉस नहीं कर पाएगी। सो व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड कंडीशन, हाउ वी कैन रिमेंबर, तो याद करो R2 कितना आएगा हमारे पास, R2 आएगा A-C, क्लियर है, यहां से भी निकाल सकते हो, इसकी जगह आप लिख दो, अगर आप इसकी यहां जगह लिख दो A-C, ठीक है, A-C is greater than C, तो आप लिख सकते हो A is greater than C पर जाएगा, तो C plus C that is 2C। This is very important condition guys, this is very important condition। अगर उसने बोला इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल से डबल होगा तो ये इंसिडेंस एंगल चाहे कुछ भी हो, लाइट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, वो TIR कर जाएगी, वो टकराएगी इस वाले सरफेस पे, S2 पे टकराएगी, वापस आ जाएगी, इसको पार नहीं कर पाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन इन सच दैट द लाइट व्हिच इज नॉट इमर्जेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन या दैट पर्टिकुलर प्रिज्म, सो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, तो ए एंगल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी ग्रेटर देन 2C, और इक्वालिटी का साइन आप इसके साथ यूज कर सकते हो, तो ये 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अगर 2C इज ग्रेटर देन ए हो गया, है ना, मतलब ये कम हो गया, आप समझो, अगर दिस इज अगर R2 कम हो गया क्रिटिकल एंगल से, ये कंडीशन बन गई, मतलब ये कम हो गया क्रिटिकल का मैं, तो ये पार कर जाएगी, तो ये इसको पार कर जाएगी। तो भाई ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा सा लॉजिक ये है कि यहाँ से लाइट एंटर करेगी, इस पे जाएगी, वो बाहर निकलना चाहिए, वो बोल रहा है कि बाहर नहीं निकल पा रही, तो क्या कंडीशन है, तो भाई ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो बाहर नहीं निकल पाएगी, दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अस एक्चुअली। ओके, सो यार ये भी कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट था ये। अब मैं जल्दी से आपको बता दूं सिल्वर्ड प्रिज्म की क्या कहानी है। भाई कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, लेट्स सी एक प्रिज्म लिया आपने, राइट एंगल प्रिज्म मैंने यहाँ पे ले लिया, ये 90 डिग्री है, समथिंग थीटा कुछ होगा, और इसका ये वाला सरफेस उसने पॉलिश कर दिया है, देख सकते हो आप, ठीक है, पॉलिश कर दिया है। वो बोलते हैं इस पे एक लाइट में इंसिडेंट करा रहा हूं किसी एंगल I पे, ठीक है, तो चूंकि ये बैक साइड जो है इसकी AB है ना, ये पॉलिश्ड है, तो लाइट जब भी इस पे जाके टकराएगी तो टकरा के वो वापस आएगी। अब क्लियरली देखो, टकरा के वापस आएगी, तो यहाँ पे जो I था वो तो I होगा, यहाँ जो R1 था वो R1 होगा, लेकिन अगर ये डायरेक्ट जाके टकरा रही है और 90 डिग्री पे टकरा रही है, नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है, याद करो ये तो एक प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, और लाइट अगर इस पे 90 पे टकराएगी तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ध्यान देना दोस्तों, लाइट अगर किसी मिरर पे परपेंडिकुलर जाके स्ट्राइक करेगी तो वापस उसी रास्ते से आएगी, मतलब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल होता था दिस इज R2, इसकी वजह से अगर ये 90 पे टकरा रही है R2 0 हो जाएगा, उसकी वजह से E भी 0 हो जाएगा, उसकी वजह से E भी 0 हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इफ द लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम AB सरफेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I निकाल सकते हो, यहीं से देखो डायरेक्ट, फंडा यूज करना कहां से आ रही है, स्नेल्स कॉन्सेप्ट,
म्यू ए से बाहर से जा रही है ना, साइन ऑफ आई के साथ कहां जा रही है, अंदर, म्यू कितना एंगल बना रही है, R1, यहां पे पुट करेंगे, R1 चाहिए, आई तुम्हें निकालना है, R1 मिसिंग है, R1 निकाल सकते हो क्योंकि जब ये सरफेस पे टकरा रही है तो R2 जीरो है, इसका मतलब आपने पढ़ा था A इक्वल टू R1 प्लस R2 और R2 आपका जीरो हो गया, तो जो R1 है वो A के इक्वल होगा, यानी इसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा, है ना, समझ गए होंगे आप, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बस ये रिफ्लेक्शन जो एंगल है ये A के इक्वल ले लेना, और दे रखा होगा, टेंशन नहीं है, फुट करना, फटाक से क्वेश्चन उड़ा के आ सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ रहे हो आप। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जिससे और अच्छे से फंडामेंटल हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, फिर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ओके ओके यार, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं एक और बढ़िया से क्वेश्चंस की यार, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे ऑब्वियसली उनको अप्लाई करना लाजमी है बॉस। मैंने आपको बता रखा है जैसे आप सीखो कुछ उसको तुरंत अप्लाई करो तो मजा आ जाएगा, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक और बेहतरीन सी प्रॉब्लम यार हमने यहाँ पे ले लिया और उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हियर इज द क्वेश्चंस, आप बढ़िया से देख लो क्या पूछा गया, बहुत बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर बोला गया, सब कुछ डायग्राम में क्लियर है दोस्तों की एक प्रिज्म है, उसकी जो फेस ए बी है उस पे एक लाइट इंसिडेंट कर रही है, एक्चुअली दिस इज 60 डिग्री, ओके दिस इज 60 डिग्री, और जो लाइट इसमें इंसिडेंट कर रही है ना उसकी जो वेवलेंथ है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम की, वो लाइट है जो वहां पे इंसिडेंट कर रही है, और जिस मटेरियल से बना हुआ है ये प्रिज्म, जिस मटेरियल से बना हुआ है आप देख सकते हो √3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसका प्रिज्म एंगल है 30 डिग्री। और अब यहाँ पे क्या किया उसने, इसकी जो फेस एसी है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जो यहाँ पे दिख रहा होगा एक मटेरियल है, वो यहाँ पे उसने ट्रांसपेरेंट मटेरियल का यहाँ पे एक तरीके से कोटिंग की है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.2, ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल इज 2.2। तो देखते हैं हमसे पूछेगा क्या, वो कुछ भी कर ले, क्वेश्चन तो हम बेहतरीन तरीके से करके आएंगे क्योंकि फंडामेंटल हमारे क्लियर है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि जब ये लाइट अंदर जाएगी और इससे कहीं बाहर निकलेगी, ठीक है, तो बताओ एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, तो यू हैव टू कैलकुलेट एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है। तो भाई वहां तक पहुंचने के लिए पहले स्टार्ट तो करो, तो क्या करना था, लाइट जैसे यहां से एंटर करेगी अंदर जाएगी, आपको पता है रेनर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरह वो बेंड करेगी ऐसे, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन R1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट दैट R1, तभी तो आगे जाएंगे बॉस, ओके। जब ये इस पे जाके टकराएगी इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको R2 भी तो देखना पड़ेगा, ओके लेट्स सी नाउ। अच्छी बात है, तो सबसे पहले इससे पूछो कि क्या है भाई चक्कर, तो यहाँ पे आप कहां से जा रहे हो, एयर से, किसके साथ जा रहे हो, कितना एंगल बना रहे हो 60 डिग्री, कहां जा रहे हो √3 में, कितना एंगल बना रहे हो साइन ऑफ R1, ठीक है। तो ये होता है √3/2 एंड ये √3 है, साइन R1 आप निकाल सकते हो, ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/2 दैट इज साइन ऑफ R1। नाउ यू कैन सी गाइस 1/2 साइन में 30 की वैल्यू है ना यार, so 30 you can write the angle जो आ रहा है आपका रिफ्लेक्शन at the first surface that is 30 डिग्री, okay no problem। अच्छा सर ये तो आ गया यार, और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पहले से ही पता, और याद करो, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही ना है, याद करो उसको, मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ प्रिज्म इज द सम ऑफ R1 प्लस R2, ये आप निकाल चुके हो, ये पता है, यह 30, ये भी 30 प्लस ये क्या है R2 जो जिसके साथ वो यहाँ इंसिडेंट करेगी नेक्स्ट सरफेस पे, कैंसिल, यानी R2 तो इसमें 0 आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये लाइट जब इस सरफेस पे जाके टकराएगी तो उसका रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट एंगल उस सरफेस पे 0 हो गया। ये कब 0 होगा, जब वो नॉर्मली जाके इंसिडेंट करेगी, समझिए आप, यानी नॉर्मल इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा होगा, डेफिनेटली R2 आपका 0 हो गया, मतलब एसी सरफेस पे जो लाइट जाके टकरा रही होगी वो बिल्कुल नॉर्मली टकरा रही होगी, इसलिए R2 वहां 0 हो गया। और मैंने आपको बताया था अगर R2 0 हो जाए तो उसका जो इमर्जेंस एंगल होगा वो भी तो 0 होगा, ऑब्वियसली यार वो भी तो 0 आएगा। सर क्यों, मतलब कैसे, चक्कर क्या है, अबे जब ये लाइट इसके अंदर जाएगी, इससे इमर्जा आउट करेगी, तो आपको पता है ये एडजस्ट इसके अकॉर्डिंग ही होगा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हो, R2 μ2 जो भी होगा इनटू साइन ऑफ R2 इक्वल टू यहाँ पे μ3 जो भी होगा साइन ऑफ इमर्जेंस एंगल जो भी है, तो यार यही 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0, तो ये एंगल भी क्या आएगा 0। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इमर्जेंस एंगल भी क्या हो गया आपका 0। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कुछ डेटा ऐसा गिवन था, इसमें क्वेश्चंस हमसे जो पूछा गया है
डायरेक्ट हमने अपने बेसिक कंसेप्ट का यूज करके उसको सॉल्व किया है। ओके ओके, बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जल्दी से इसको भी फिनिश करते हैं। इस पे डिपेंडेंट पे डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादातर चांस होते हैं आपके एग्जाम में, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत आसान है, बढ़िया से आप देखते जाओ, हो जाएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यार उसने बोला है कि एक थिन प्रिज्म है और थिन प्रिज्म का नाम वो यूज कर रहा है, या इसको बोलते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म। ओके, मतलब जब आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो हो वो लेस देन 10 डिग्री, ऐसी कुछ कंडीशन आप मान सकते हो। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम दे रखा है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, समथिंग लाइक दैट, तो उसको आप समझ के चलेंगे कि थिन प्रिज्म है, ये थिन प्रिज्म है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें ज्यादा आपको डेविएशन कंपैरेटिवली नहीं नजर आएगा। तो ये जो एंगल है ये बहुत कम होता है, ठीक है, 2, 3, 4, 5 डिग्री इस तरह से दे के रखेगा आपको। तो ये बस आप याद रखना कि ये कंडीशन है, और इस कंडीशन में जो लाइट रे जब यहाँ पे आप डालोगे और जब वो यहाँ पे बाहर निकलेगी, तो उसका जो डेविएशन है ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। दिस डेविएशन वी कैन यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट डेविएशन। डिराइव मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों। तो दैट डेविएशन कैलकुलेटेड एज म्यू माइनस 1 into a, क्योंकि ये यूज बहुत होगा, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमें याद रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में सबसे ज्यादा यूज इसी का होने वाला है। इसी डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हम जो प्रिज्म मान के चलते हो, थिन प्रिज्म मान के ही चलेंगे, ठीक है। सो डेल जो आप है प्रिज्म, इसके अकॉर्डिंग डेल जो डेविएशन आएगा वो आएगा म्यू माइनस 1 into a। इसका प्रिज्म एंगल है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके मटेरियल का, दिख रहा है तुम्हें। मतलब डेल यहाँ पे बता रहा है कि म्यू और डेल में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, बिल्कुल क्लियर नजारा है। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम, मेन उसी की तो बात करनी है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट की मैं बात कर रहा हूं, अब ध्यान से समझो इसमें जो मेन कंसेप्ट यूज होते हैं। सपोज करो मेरे पास एक ये प्रिज्म है, ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जल्दी से देख लेते हैं। और यहाँ पे एक आपने व्हाइट लाइट यहाँ पे डाली दोस्तों, ये है आपके पास व्हाइट लाइट और ये आपका नॉर्मल है। तो ये जो लाइट है इनिशियली तो ये ऐसे जाना चाहेगी अगर कोई डेविएशन ना हो, लेकिन इसमें से लाइट इस तरीके से डेविएट हो जाती है, और वो सारे कलर्स यहाँ पे मैं शो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं होते हैं, जब ये इससे बाहर निकलती है तब वो शो होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रख दूं कोई स्क्रीन, है ना, स्क्रीन, तो आपको पता है कि क्लियरली इसमें 7 कलर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनको बना दूं तो आप ध्यान से देखेंगे बॉस, ये कौन से कलर है हमें नहीं पता। बहुत क्लियरली आप देखो, जो डेल है यानी डेविएशन है वो म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो म्यू है हमने पढ़ रखा है वो लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, कॉचीज रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू होता है a प्लस बी ओवर लैम्डा स्क्वायर। ध्यान देंगे आप, ये कांस्टेंट यानी ये बता रहा है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए कम होगा, और वेवलेंथ कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ इस कॉजी रिलेशन के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यार बिल्कुल क्लियर आप दे सकते हो, अगर डेल यानी डेविएशन किसी कलर का म्यू के उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके इनवर्सली है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू किया, पर म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के, मतलब डेल को मैं इसके डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन कम, जिस कलर की वेवलेंथ कम उसका डेविएशन ज्यादा। और आप सबको पता है रेड कलर की वेवलेंथ वायलेट कलर की वेवलेंथ से ज्यादा होती है, हेंस रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन ऑफ रेड कलर कम होगा। डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा, वायलेट का। यानी जो सबसे पहले कलर पास में मिलेगा ओरिजिनल डायरेक्शन के, जो पास में कलर होगा ये पक्का रेड होगा। सबसे फिसड्डे जो नीचे होगा ये पक्का वायलेट कलर होगा। बाकी कलर इनके बीच में होंगे। विबग्योर के हिसाब से आप निकाल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके पास बनेगा विबग्योर IBGYOR, ये बन गए। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, ये सारे कलर्स इनके बीच में होंगे और इस तरीके से सारे कलर्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ठीक है। और इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस है पूरा। ये आप ध्यान रखेंगे, पूरा स्पेक्ट्रम बनेगा, कलर्स का एक बैंड यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे लास्ट में वायलेट, सबसे ऊपर रेड है। और मैंने आपको बताया रेड सबसे ऊपर क्यों है, क्योंकि उसका डेविएशन, क्योंकि उसका आर सबसे ज्यादा तो उसका डेविएशन सबसे कम है। यानी अगर उसका डेविएशन सबसे कम है तो इनिशियल रे के सबसे पास में है। देखो ये इसका डेविएशन एंगल रेड का। सबसे दूर कौन है, वायलेट। ये है इसका देखो वायलेट कलर का। बिल्कुल क्लियरली आपके पास पिक्चर क्लियर होनी चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है।
तो क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों। ये एंगल ऑफ प्रिज्म आपका ए मान लो। ये जो येलो कलर है, ये येलो कलर जो है यहाँ पे येलो कलर, ये आप ध्यान रखें, इसको मीन कलर माना गया है। मीन कलर यानी कैलकुलेशन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डेविएशन क्या होगा, लेट्स सी, इसका डेविएशन होगा मीन कलर का डेल ऑफ वाई, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो इसमें एक टर्म यूज किया जाता है दोस्तों, अगर आप नेट डेविएशन की बात करेंगे यहाँ पे इंडिविजुअली, अगर आप रेड कलर का डेविएशन निकालेंगे तो आप लिखोगे रेड कलर डेविएशन का फॉर्मूला थिन प्रिज्म मान के चलना है, दिस इज, तो म्यू रेड के लिए लेंगे इनटू ए। अगर वो वायलेट कलर का निकालेंगे तो म्यू वायलेट का लेंगे इनटू ए। क्लियर है आपका, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। येलो कलर का क्या लिखेंगे, येलो कलर का आप लिख सकते हैं म्यू येलो माइनस 1 इनटू ए। ये गिवन होते हैं, गिवन होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द रेड कलर, वायलेट कलर या जो भी कलर होगा उसके रिस्पेक्ट में गिवन होंगे। आज मैं बातें ही नहीं कर रहा हूं ना ज्यादा, मैं मतलब कंटिन्यू लगा हूं, है ना। मैं चाह रहा हूं यार आपके पास एक कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से डिलीवर हो जाए, आपके दिमाग में एंटर कर जाए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, इतना मेरा पर्पज है, इतनी सी मोटिवेशन है, ठीक है। आपकी चीजें काम आनी चाहिए, क्योंकि क्रैश है, टाइम कम से कम हम वेस्ट कर रहे हो, बढ़िया से अपनी एनर्जी सारी अपनी पढ़ाई में अगर हम लगाएंगे और आपका फायदा होगा, फिर मैं आपसे बहुत बातें करने वाला हूं, तब मजा भी आने वाला है, ठीक है। तो यार यहाँ पे है आपका येलो, आप देख सकते हो, बट कभी चूंकि ये मीन कलर है ना, कभी कभी क्या होता है अगर ये नहीं दे रखा है आपको, तो इन दोनों की एवरेज वैल्यू से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखो आप, ये जो यहाँ पे किया है इसने डिस्पर्जन जो किया है यहाँ पे लाइट का, व्हाइट लाइट का, आप देख सकते हो इस प्रिज्म में, इसमें एक टर्म जो यूज किया जाएगा वो होगा एंगुलर डिस्पर्जन, यानी कितने एंगल से ये कलर सेपरेट हुए। देखो सबसे नीचे कौन सा कलर है, ये है और ये है, तो इनके बीच में जो गैप है ये दिस माइनस दिस, अगर मैं देखूं सारे कलर इसमें लाई कर रहे हैं, थीटा ये होगा आपका, ठीक है। तो थीटा वी कैन कैलकुलेट बाय डेल वी माइनस डेल आर, एंगुलर डिस्पर्जन यहां से आ जाएगा, और आप देख सकते हो डेल वी आपने निकाला था वी माइनस 1 इंटू ए माइनस वी आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। अगर इसको ढंग से सॉल्व करोगे तो आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, दिस इज योर थीटा। इस पे आपने फोकस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आने वाला है। किसी पर्टिकुलर प्रिज्म में जो कलर्स का जो एंगुलर डिस्पर्जन हो रहा है वो ये हो रहा है एंगुलर डिस्पर्जन, और इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। एक डिस्पर्सिव पावर भी होती है जो यहाँ पे यूज की जाती है, बट उस पर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप देख लेंगे उसको, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए याद रखना। अब इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं कि कौन सा कलर इससे बाहर निकल पाएगा, कौन सा नहीं निकल पाएगा। जो नहीं निकल पाएगा हो सकता है वो टकरा के वापस आएगा, उसका TIR हो जाए, दैट विल डिपेंड अपॉन डेल एंड म्यू, रिफ्रैक्टिवनेस एंड क्रिटिकल एंगल एज वेल, ओके। अब इंपॉर्टेंट जो जिसकी वजह से मेरे को आपको ये बताना पड़ रहा है वो क्या है इंपॉर्टेंट, दोस्तों ध्यान देना, दो कंडीशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन, डिस्पर्जन करना है, डिस्पर्जन, ये अगर वो यूज करता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, ठीक है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब वो बोल रहा है कि डेविएशन नहीं होना चाहिए, डिस्पर्जन हो रहा है, विदाउट डेविएशन की बात कर रहा है, ओके यार। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दो इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, तो इस पे भी सकते हैं, दोनों कंडीशन आसान है, आप याद रखें, देखो नाम में क्लियर है। उसने बोला डेविएशन करना है विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए लाइट का, मतलब जैसे व्हाइट लाइट थी डिस्पर्स हो गई अपने 7 कलर्स में हो गई, तो उसको कैसे रोके। देखो भाई, अगर वो ये इस टाइप के प्रिज्म को बोलते हैं एक्रोमेट्रिक, ठीक है, एक्रोमेटिक प्रिज्म, इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक। कभी कभी वो एक्रोमेटिक प्रिज्म के नाम से क्वेश्चन दे देगा तो समझ जाना कंडीशन होगी डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ओके यार। तो वो ये बात कर रहा है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो देखो यहाँ व्हाइट लाइट डली थी, फिर वो स्प्लिट हो गई कलर्स में, फिर बाहर निकली, फिर यहाँ पे रिकंबाइन हो रही है और वापस व्हाइट लाइट बाहर मिलेगी, मतलब कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ, मतलब जैसी लाइट गई थी वैसी बाहर निकल रही है। अगर आप ये करना चाहते हो तो यार एक डेविएशन इसने किया, एक डेविएशन अपोजिट इसने किया, क्योंकि ये सीधा है, देखो A1, इसका प्रिज्म एंगल आप मान लो A2, ठीक है, इसके जो मटेरियल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको मान लो μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल मान लो μ2। अगर कलर वाइज बात करेगा तो उसका μr1 μv1 μr2 μv2 आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है कि डिस्पर्जन जो करना है हमें, डेविएशन जो करना है वो विदाउट डिस्पर्जन करना है, तो इसका मतलब जो डिस्पर्जन एंगल होगा नेट,
नेट जो डिस्पर्जन एंगल होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। और आप देख सकते हो यहाँ पे अगर उसको आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो मैं यहाँ से निकाला था थीटा, ये है ना किसी एक का यानी थीटा 1, और उसने रिवर्स किया क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स है, प्लस थीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू 0 और ये इसका अपोजिट होगा। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 आ रहा है। तो थीटा 1 पहले के लिए क्या लिखोगे आप देखो, म्यू v1 माइनस म्यू r1 इंटू a1 इक्वल टू म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2। भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अगर गलती से उसने किसी क्वेश्चन में यूज किया डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन या एक्रोमेट्रिक प्रिज्म, तो आपसे पूछेगा बताओ जो सेकंड प्रिज्म आपने यूज किया उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, A2 पूछेगा, A1 गिवन होगा, ये वैल्यूज गिवन होती है हमेशा, बस जस्ट लिटिल बिट कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन डेफिनेटली यू कैन सॉल्व। ओके, ध्यान देना, फोकस देना, बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है। सब कुछ पढ़ने का मतलब इसको सीखना ही है। यहाँ पे अगर वो बोलता है डिस्पर्जन तो हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना, नेट डेविएशन निकालना है, 0 करना है। और अगर ये डेविएट कर रहा है डेल 1, ये कर रहा है डेल 2, तो डेल 1 डेल 2 का अपोजिट इसको 0 करोगे आप, डेल 1 इक्वल टू डेल 2 कर देना। और जो डेल आपने निकाला था देख सकते हो यहां पे जो डेल आप यूज करोगे डेविएशन, वो मीन कलर वाला यूज करना है, यानी म्यू, ओके, म्यू y1 माइनस 1 इंटू a1 इक्वल टू म्यू y2 माइनस 1 इंटू a2। दिस इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं, इसका भी यूज किया जा सकता है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ओके यार, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको एप्लीकेशन करने के पर्पज से, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपने कैसे किस तरीके से उसको डील करना है मैं करके दिखा देता हूँ। जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने है, डेटा मैंने लिख लिया और उड़ाते हैं इसको। बस कंडीशन चेक करो क्या है। उसने बोला है भाई दो प्रिज्म है, दोनों मिलके एक कंडीशन बना रहे हैं कि we have to calculate the angle of prism of the second prism in the condition of dispersion without deviation। याद करो, अभी बताया मैंने आपको विदाउट डेविएशन की कंडीशन है, मतलब उसमें नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, 0। मतलब अगर एक प्रिज्म सीधा रखा है तो एक इस तरीके से रखा होगा आपने, इसका डेविएशन डेल 1 डेल 2, नेट डेविएशन 0 होने के लिए दोनों का डेविएशन मैंने क्या बोला था, इक्वल कर दो। और डेविएशन के लिए क्या बोला था मैंने, a1 म्यू y, जो भी उसका रिफ्रैक्टिव दे रखा होगा, डायरेक्ट दे रखा होगा तो y लेने की जरूरत नहीं, आप 1 ही ले सकते हो पहले प्रिज्म का, -1 इक्वल टू a2 म्यू 2 माइनस 1, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो बस, ठीक है। सो a1 कितना है दोस्तों, इसका 4 डिग्री, और म्यू 1 कितना है 1.54 माइनस 1 इक्वल टू a2 कितना है, a2 निकालना है ना यार, म्यू 2 कितना है 1.72 माइनस 1, चलो चेक करो। सो a2 आई जाएगा आपके पास 4 इंटू, ये है 1 पॉइंट, इसमें बचेगा 0.54, नीचे यहाँ पे बचेगा 1 सब्ट्रैक्ट करो 0.72, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, A2 आ गया 3 डिग्री आई थिंक। तो जो सेकंड प्रिज्म है ये, इसका जो एंगल बनेगा A2 दैट इज 3 डिग्री, क्योंकि इसका दे रखा है आपको 4 डिग्री। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कांसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बहुत टिपिकल नहीं होते हैं, बस वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आप कर सकते हैं दोस्तों, और बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस करके जा सकते हो। ओके यार, एक लास्ट कांसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बहुत रेयर आते हैं, बट फिर भी हमने क्वेश्चन करने के लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस करना जरूरी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप यूज करके आ सकते हैं, ठीक है। तो यार मैं बात करने वाला हूँ रिफ्लेक्शन एट द स्फेरिकल सरफेसेस एंड ग्लास स्फीयर जो है आपके पास, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं सिचुएशन है क्या। देखो भाई, ये आपने बढ़िया से किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो ये, जो इसका फॉर्मूला है बहुत जरूरी है। अगर आपको स्फेरिकल शेप में सरफेस हो, समथिंग लाइक दैट, आप ऐसे समझे, एक इस तरीके का डेरिवेशन आप किया करते थे, देखो तो इस तरीके से सरफेसेस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके पीछे का जो मीडियम होगा डिफरेंट होगा, और जो फ्रंट में जो मीडियम होगा दोस्तों वो बिल्कुल अलग होगा। तो ये सरफेस मान लो आप यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, अब ये स्फेरिकल टाइप का एक सरफेस है, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि यार इसके फ्रंट की वैल्यू, वो तो हमें साइन कन्वेंशन पहले से पता है, सामने की वैल्यू नेगेटिव लेनी है और बिहाइंड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। साइन कन्वेंशन तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अब आपको। अगर मैं इसको यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास करा दूं, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, तो गाइस ऑब्जेक्ट हो सकता है इसके फ्रंट पे हो सकता है बैक पे हो। लेट्स सी, आपने ऑब्जेक्ट माना सामने वाली साइड, लेट्स सी,
तो ये इसका पोल होगा, तो पोल से ये डिस्टेंस क्या होगी, u होगी ऑब्वियसली। और अगर ऑब्जेक्ट यहां से माना है तो रे इधर से जाएगी, अगर रे इधर से जाएगी तो इधर वाला जो भी मीडियम होगा उसको μ1 लेना है और इसके बिहाइंड जो भी मीडियम होगा उसको μ2 लेना है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि कौन सा μ1 पुट करेंगे, कौन सा μ2। अब ये रे अगर यहाँ पे इंसिडेंट करेगी तो आपको पता है इस पॉइंट पे इसका नॉर्मल भी होगा, तो नॉर्मल जब आप कर्व्ड सरफेस का देखोगे तो कहां से पास होगा, इसके सेंटर से। ये जो स्फेरिकल सरफेस है ना कहीं इसका सेंटर तो होगा ही ना भाई, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। और ये सेंटर पोल से यहां तक की जो सेंटर तक की डिस्टेंस होगी दैट इज r। अब आपको बताइए ये रे जो है नॉर्मल से अगर ये μ1 से μ2 में जा रही है, दैट विल डिपेंड करेगा कि μ1 ज्यादा है या μ1 कम है। ये रे अगर देखो, अगर आपने माना इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2 तो ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इससे अवे होके इधर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने माना μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है, μ2 ये डेंसर है, रेयर है, तो ये क्या माना मैंने μ2 दिस वन, μ1 इज ग्रेटर देन, तो डेंसर रेयर में जा रही, μ2 इज ग्रेटर देन, तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा, रेयर, और ये बन जाएगा आपका डेंसर। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी इधर को कुछ, तो ऐसा लगेगा कहीं पीछे से आती है, उसकी इमेज पीछे बनेगी, अदरवाइज इधर बनेगी। तो इमेज इधर भी बन सकती है और इमेज कहीं इसकी इधर भी बन सकती है। तो आप मेरी बात समझे, पहले कंसेप्ट क्या है कि अगर स्फेरिकल टाइप का सरफेस होगा, उसके सामने या उसके बिहाइंड कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो जिधर से रे जाएगी वही वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम μ1 मान लेंगे, जिस साइड में रे एंटर करती है उसको μ2 मान के करना है। अब देयर इज अ रिलेशनशिप एक्चुअली, चूंकि इसके फ्रंट साइड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है और इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है, इस बात का आप ख्याल रखें। तो स्फेरिकल सरफेसेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से भाई, जिस साइड में इमेज बन रही है, जिसमें रेज एंटर कर रही है, वो लो μ2 डिवाइड में उधर ही इमेज बन रही है v डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस μ1 ऑब्जेक्ट उसी साइड में आप देख सकते हो उसकी डिस्टेंस है u डिवाइड बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इस फॉर्मूले को देख के आपको पक्का पक्का याद आया होगा, डेरिवेशन टाइप आपने किए होंगे, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका यूज करके हम यूज जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला उसको डिराइव करते हैं, जो लेंस में हम यूज करेंगे, ठीक है। सो ये μ2 है जिसमें लाइट रे एंटर कर रही है और वहां पे डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ये आप ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसका स्फेरिकल सरफेस का। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यू पुट करो वैल्यू, जो भी मिसिंग होगा अपने आप आएगा। साइन कन्वेंशन के साथ पुट करनी है, बस ये ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज विद द साइन कन्वेंशन, फ्रंट की वैल्यू नेगेटिव, इधर की वैल्यू पॉजिटिव, इतना ध्यान रखेंगे, मजा आ जाएगा। यूज करना बस आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया। अब एक रिफ्रैक्शन में ग्लास स्फीयर की बात कर लेता हूं। अगर मेरे पास एक ग्लास स्फीयर है, आप समझो इसका सेंटर ये है सपोज करो, और इसकी कुछ ना कुछ तो पक्का रेडियस होगी, ठीक है, ग्लास स्फीयर है। वो बोलता है कि इसमें बाहर से लाइट एंटर कर रही है। अगर लाइट बाहर से एंटर करेगी तो चूंकि ग्लास का बना है, पहले तो नॉर्मल बनाएंगे, और नॉर्मल आपको पता है हमेशा सेंटर से पास होगा, ये इसका सेंटर है, सेंटर से पास होगा नॉर्मल, दिस इज n1। तो यहाँ पे जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी दैट इज i। तो देखते हैं कितनी बार रिफ्रैक्ट होगी, तो नेट डेविएशन इसका कैसे निकाला जा सकता है, या इंसिडेंस एंगल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है हमसे, वो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यार अगर ये रिफ्रैक्ट ना हो तो ये बिल्कुल सीधी निकलेगी, देखो ऐसे रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि पूरा राउंड फिगर है, ग्लास स्फीयर है पूरा कंप्लीट। तो यार चूंकि वो अब सीधी तो नहीं जाएगी, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, और बाहर इसकी एयर है, इधर मतलब दोनों साइड में इसकी एयर ही है, और अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो एयर टू डेंसर जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल इधर है तो वो ऐसे बेंड करके जाएगी, तो फिर जा रही होगी, फिर वो कहीं यहाँ टकराएगी, देख सकते हो, बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। तो जब वो इससे बाहर आएगी तो रिफ्लेक्शन एंगल क्या बन गया आपका, ये बन गया ना R1, इस पॉइंट पे तो ये बन गया, ठीक है। जब उससे बाहर आएगी तो सबसे पहले नॉर्मल बना, और ये नॉर्मल भी सेंटर से पास होगा, तो ये नॉर्मल 2 है, तो इसके साथ जो इंसिडेंट करेगी एंगल वो होगा R2, बहुत क्लियरली। अब ये लाइट जब इस वाले सरफेस से बाहर निकलेगी तो चूंकि ये डेंसर से रेयर आ रही है, तो आगे हो जाएगी कुछ ऐसे। तो फाइनल रे है ये, दिस इज योर फाइनल रे गाइस। और ये फाइनल रे को अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो इनिशियल के साथ यहाँ कट करेगी, ये इसका नेट डेविएशन। वी हैव टू कैलकुलेट दिस नेट डेविएशन, विद द हेल्प ऑफ दिस नेट डेविएशन यू कैन सॉल्व, जो भी इसमें पूछा जाएगा हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हैं। समझा देता हूँ क्या करना है, मैंने आपको बताया था, आप हमेशा याद रखें, जब लाइट एक मीडियम को छोड़ के दूसरे में एंटर करती है तो स्नेल्स कॉन्सेप्ट यूज करो। कहां से आ रही है, बाहर से, किसके साथ, आई के साथ, कहां जा रही है, अंदर, किसके साथ, R1 के साथ, तो ये तो 1 ही नहीं हो गया, तो साइन ऑफ आई इक्वल टू म्यू साइन ऑफ आर। यहाँ पे या तो R1 पूछेगा या I पूछेगा। इक्वेशन नंबर 1 यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके, ध्यान रखना। अब आपको R1 भी नहीं पता, R2 भी नहीं पता, क्या करोगे, देखो ट्रायंगल देखो आप, ये पूरा ये ट्रायंगल, ये पूरा,
जो इस इन दो नॉर्मल से मिलके बन रहा है, और इस रे की डायरेक्शन इससे, इससे और इससे मिलके बन रहा है। तो आपको पता है सेंटर से ज्वाइन करने वाली सर्कमफ्रेंस पे कोई भी लाइन हो तो रेडियस होगी, ये भी रेडियस। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे ना महाराज। आइसोस्केल बन गए तो ट्राइंगल देख सकते हो, ये लेंथ इसकी और ये लेंथ इक्वल है, ये दोनों एंगल भी क्या बन जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब अगर मैं R1 निकालूं और R2 निकालूं, ये दोनों तो इक्वल ही होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट। तो अगर मैं R1 निकालूंगा तो R1 कितना आएगा, देखो ये पूरा एंगल कितना है, R1 निकालना है मैंने, तो कैसे निकाल सकता हूं मैं आराम से, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, चूंकि ये नॉर्मल है और ये देखो ये वाली एंगल, ये वाली एंगल देखो आप पूरी, ये I है तो ये पूरा भी I होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं I माइनस R1। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों, अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी कितना होगा, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, इसको भी सेम लिख सकते हो आप I माइनस, क्योंकि आप लिखोगे R1 इक्वल टू R2, तो इस एंगल को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये वाला, ये भी लिखोगे I माइनस R1। सर क्यों, क्योंकि रे एयर से लाइट एंटर कर रही थी अंदर और बाहर जब निकल रही है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, आई ही होगा। इंसिडेंस एंगल दोनों क्या होंगे, सेम। उसी के हिसाब से आप यहाँ से देखो निकाल सकते हो, I माइनस R2 यहाँ आएगा, R2 जगह मैंने लिख दिया R1, तो सेम बन गया। और ऊपर वाला ट्रायंगल अगर आप देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो अगर आप ध्यान से, ये तो इसके दो अंदर के एंगल पता है, बाहर का एंगल ये है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर। तो I माइनस R1 प्लस I माइनस R1, आप समझ गए होंगे मैंने क्यों लिया ऐसे, ठीक है। तो डेल इक्वल टू आएगा 2I माइनस 2R1, दिस इज योर डेविएशन एंगल, ये आपसे पूछा जा सकता है। और अगर इसमें कोई एक एंगल मिसिंग होगा वो यहां से निकाला जा सकता है। दोनों इक्वेशन का यूज करके यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एज वेल। तो दोस्तों ये कुछ और कॉन्सेप्ट थे जो आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करने, और बढ़िया तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करके जाएंगे, फॉर्मूला रिवाइज करके जाएंगे, कॉन्सेप्ट यूज करके जाएंगे, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाएंगे, तो बढ़िया मजा आने वाला है दोस्तों। और एग्जाम के लिए बढ़िया कॉन्फिडेंस लेके जाओगे तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा, आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। तो डरने का नहीं बॉस, ठीक है। ओके एंड ऑल द बेस्ट।